अब अवसीमा आर्या के सामने खड़ा था और उसने कार का दरवाजा पकड़ रखा था। आर्या ने उसकी तरफ देखा। अब अवसीमा की आंखें लाल हो चुकी थी। वो आर्या को घूर रहा था। वशिष्ठ ने उन दोनों की तरफ देखा और फिर उसने कहा, अब अवसीमा। इतना कहकर वो उन दोनों की तरफ बढ़ने लगा, पर तभी वरिष्ठ ने उसका हाथ पकड़ लिया। वशिष्ठ ने उसकी तरफ देखा। वरिष्ठ ने कहा, लेट देम बी। अच्छा यही होगा कि अगर हम बीच में ना पड़े। वशिष्ठ ने सर हिला दिया। अब अवसीमा ने आर्या की तरफ देखते हुए दरवाजा जोर से बंद कर दिया। आर्या ने दरवाजे की तरफ देखा और फिर अब अवसीमा की तरफ। आर्या ने कहा, अभव। उसका बस इतना ही कहना था कि अब अवसीमा ने आर्या को दोनों कंधों से पकड़ा और उसे कार से जोर से लगा दिया। आर्या की आंखें बंद हो गईं। उसने 2 सेकंड बाद आंखों को खोला और अब अवसीमा की तरफ देखा। अब अवसीमा की सांसें तेज हो चुकी थीं। बाहर मौसम में ठंड हो गई थी। दोनों के मुंह से धुआं निकल रहा था। आर्या ने अपने दोनों कंधों की तरफ बारी बारी देखा, जिसे अब अवसीमा के हाथों ने जोर से जकड़ रखा था। अब अवसीमा ने कहा, वाई डिड यू डू दिस टू मी? तुम्हें पता था कि पापा मुझे इस पार्टी में क्यों बुला रहे हैं, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया, क्यों? आर्या ने उसे देखा और फिर कहा, अब अवसीमा, यू आर हर्टिंग मी। अब अवसीमा चिल्ला पड़ा, आई डोंट केयर डैम इट। इतना कहकर उसने आर्या के कंधों की तरफ देखा और फिर आर्या की तरफ। फिर उसने आर्या को धक्का देकर छोड़ दिया और एक जोरदार मुक्का कार में दे मारा। पहली बार आर्या कांप उठी। अब अवसीमा ने कहा, क्यों नहीं बताया मुझे? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा क्या ये सुनकर कि इस पार्टी में क्या होने वाला था? एक बार भी तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? क्यों आर्या, क्यों? आर्या ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, अब अवसीमा, ये तुम्हारे डैड का फैसला है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर मैं तुम्हें बता देती तो तुम कुछ कर पाते? अब अवसीमा ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। आर्या ने कहा, तुम्ही ने कहा था मैं अपने डैड के खिलाफ नहीं जा सकता। देन अगर मैं बता भी देती तो क्या होने वाला था? तो क्या कर लेते तुम? और अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो तुम अभी भी कर सकते हो। गो एंड टेल एवरीवन दैट यू डोंट वांट टू गेट एंगेज विद पूजा। गो, है हिम्मत तुम में? बोलो, कर सकते हो ऐसा? अब अवसीमा ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, हाँ मैं कर सकता हूँ। आर्या ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अब अवसीमा ने कहा, अगर तुम एक बार मुझे बोलो कि जाओ और मना कर दो, मैं अभी मना कर दूंगा। अगर तुम मुझे बोलो कि तुम यहाँ से इस एंगेजमेंट की वजह से जा रही हो, मैं अभी वो वजह खत्म कर दूंगा। अगर तुम मुझे बोलो कि तुम्हें फर्क पड़ता है तो। अब अवसीमा कह ही रहा था कि आर्या ने उसे टोक दिया। अब अवसीमा, आर्या ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही कभी पड़ेगा। ये एंगेजमेंट करना ना करना तुम्हारा खुद का डिसीजन है। मुझे इस सब में मत घसीटो। और जहां तक मेरे जाने की बात है तो मैं तुम्हारी वजह से नहीं जा रही हूँ। तुम्हारे अलावा भी दुनिया में लोग हैं। समझ में आया तुम्हें? अब अवसीमा ने कहा, आर्या ने कहा, तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली, हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तुम मेरे पास आए थे सिर्फ मेरी फैमिली के अगेंस्ट प्लान करने, सिर्फ मेरे बाबा को बर्बाद करने के लिए। और हाँ, अब जो भी तुम्हारी एंगेजमेंट हो रही है वो भी हमारे खिलाफ साजिश का एक हिस्सा है। मिस्टर अब अवसीमा राठौड़, तुम्हारे डैड तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ यूज हो रहा है तुम्हारा। अब अवसीमा चीख पड़ा, आर्या। आर्या ने भी तेज स्वर में कहा, तुम्हारे चीखने से सच बदल नहीं जाएगा। अगर तुम्हारे डैड को तुम्हारी जरा सी भी परवाह होती तो वो तुम्हारे साथ ये सब नहीं करते। तुम मुझसे पूछ रहे हो, उनसे पूछो ना कि उन्होंने क्यों नहीं बताया तुम्हें, क्योंकि उन्हें तुम्हारा यूज करना था। अब अवसीमा ने उंगली आगे करते हुए कहा, आर्या शट योर माउथ और एल्स आई विल। आर्या ने कहा, व्हाट? आई विल व्हाट? क्या कर लोगे तुम? तुमने हमारे ट्रस्ट का यूज किया हमें बर्बाद करने के लिए। तुम्हारे डैड ने तुम्हारा यूज किया अपने मकसद को पूरा करने के लिए। एंड ही इज स्टिल ब्लडी यूजिंग यू। आर्या का इतना कहना था कि अब अवसीमा ने एक तेज तमाचा उसके गाल पर मारा। वरिष्ठ और वशिष्ठ चौंक गए। वो दोनों आगे बढ़े ही थे कि आर्या ने हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया। अब अवसीमा को महसूस हुआ कि उसने गुस्से में आकर क्या कर दिया। उसने अपना हाथ बढ़ाया ही था आर्या के गाल की तरफ, पर आर्या ने कहा, गेट लॉस्ट। तुम बस एक सिक्योरिटी ऑफिसर हो, वही बनकर रहो। समझ में आया? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम और तुम्हारे डैड क्या करते हैं, पर हाँ, एक बात याद रखना, जो भी तुमने और तुम्हारे डैड ने किया है वो तुम लोगों को सूद समेत वापस मिलेगा। नाउ जस्ट लीव।
अबव सीमा ने कुछ पल उसकी तरफ देखा और फिर कहा, ठीक है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना? ठीक है, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा फिर, और जो मैंने किया उसके लिए सॉरी। इतना कहकर उसने सिर झुकाया और फिर आर्या की तरफ देखा। अबव सीमा की बाईं आंख से आंसू बह निकला। उसने कहा, जाओ आप, मैं आपको कल मिलूंगा मैम, ऑन ड्यूटी। इतना कहकर वो एक कदम पीछे हटा और उसने आर्या को सल्यूट किया और तेजी से पीछे मुड़कर चला गया। आर्या कुछ पल वैसे ही खड़ी रही, फिर उसने बिना वरिष्ठ और वशिष्ठ की तरफ देखे कहा, वी हैव टू गो, लेट्स गो, वी कांट बी लेट। इतना कहकर उसने दरवाजा खोला और कार में बैठ गई। वरिष्ठ आगे बैठ गया, वशिष्ठ पीछे का दरवाजा खोलकर पीछे बैठ गया। आर्या ने स्टीयरिंग पकड़ा हुआ था और आगे की तरफ देख रही थी। वरिष्ठ ने सीट बेल्ट लगाई और फिर आर्या की तरफ देखा। आर्या मानो खो सी गई हो। वरिष्ठ और वशिष्ठ ने एक दूसरे की तरफ देखा। वशिष्ठ ने हल्के से कहा, आर्या। आर्या ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वरिष्ठ ने कहा, चले। आर्या ने सिर हिलाया और सीट बेल्ट लगा दी। उसने एक गहरी सांस ली और कार आगे बढ़ा दी। अबव सीमा पार्टी के बाहर गेट के पास पहुंच गया। प्रथम और आद्विक उसकी तरफ आए। आद्विक ने कहा, कहां चले गए थे तुम इतनी तेजी से? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। अबव सीमा ने उन दोनों की तरफ देखा। प्रथम और आद्विक दोनों चौंक उठे। उसकी आंखों में नमी थी और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। प्रथम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अबव, तुम रो रहे थे? अबव सीमा एक फीकी सी हंसी हंसकर कहने लगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों रोऊंगा, मैं ठीक हूं मैं। आद्विक ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, तुम अपने भाइयों से गुस्सा हो क्या? अबव सीमा ने उन दोनों की तरफ देखा। आद्विक ने कहा, हमने तुम्हें पार्टी के रियल रीजन के बारे में नहीं बताया, इसलिए हमें पता है। हम तीनों ने एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपाया, पर पापा ने हमें सख्त वार्निंग दी थी कि हम तुम्हें कुछ ना बताएं। प्रथम ने कहा, हमने पापा से बात करने की कोशिश की थी अबव, पर पापा को तुम जानते हो। ब्रदर्स आर सॉरी, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए। अबव सीमा ने मुंह फेर लिया। उसने आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। प्रथम ने उसे हैरानी से देखा। उसने दोबारा उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अबव, तुम सच में रो रहे हो? अबव सीमा ने उसकी तरफ देखा और फिर उसके गले लग गया। प्रथम ने हल्के से कहा, अबव सीमा। अबव सीमा रो पड़ा। आद्विक और प्रथम हैरान रह गए। प्रथम उसकी पीठ पर हाथ फिराने लगा। प्रथम ने कहा, अबव, हम हैं ना, हम अभी भी साथ में हैं, हमेशा रहेंगे, हमेशा हमेशा, तुम्हारे भाई हैं तुम्हारे लिए हमेशा। अबव सीमा ने कुछ नहीं कहा। प्रथम का कंधा उसके आंसुओं से गीला हो चुका था। आद्विक ने कहा, बहुत हुआ, मैं पापा से बात करने जा रहा हूं। इतना कहकर वो मुड़ा ही था कि अबव सीमा एकदम से प्रथम से अलग हुआ और उसने कहा, भाई। आद्विक वापस पलट गया। अबव सीमा ने कहा, आप पापा से कुछ नहीं कहेंगे। आद्विक ने कहा, पर अबव। अबव सीमा ने कहा, मैं एंगेजमेंट कर रहा हूं। प्रथम ने कहा, हालत देखो तुम अपनी, पहली बार मैं तुम्हें इस तरह देख रहा हूं। अबव सीमा ने कहा, मैं ठीक हूं। इतना कहकर उसने अपनी आंखें पोंछ ली। फिर उसने कहा, आप दोनों मेरे साथ है ना? बस फिर जो पापा कह रहे हैं उन्हें करने दो। हमने आज तक सवाल नहीं किया, हम अब भी नहीं करेंगे। इतना कहकर अबव सीमा मुस्कुरा दिया। प्रथम ने कहा, आर्य से बात हुई? अबव सीमा ने मुस्कुरा कर कहा, उसे फर्क नहीं पड़ता, हमारे रास्ते अलग हैं भाई, और हमेशा अलग ही रहेंगे। मैं ही पागल था कि मुझे लगा कि वो मुझे रोक लेगी, पर उसने उस सच से मेरा सामना करवा दिया जिस सच से मैं हमेशा भागना चाहता था। प्रथम और आद्विक ने उसकी तरफ देखा। अबव सीमा ने एक गहरी सांस ली। फिर उसने कहा, चले, सब वेट कर रहे होंगे। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। प्रथम और आद्विक ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वो दोनों भी आगे बढ़ गए। आर्या कार ड्राइव कर रही थी। उसके दिमाग में अबव सीमा की बातें घूम रही थी। उसने अचानक से कार को सड़क के एक किनारे लगाकर रोक दिया। वरिष्ठ ने उसकी तरफ देखा। वशिष्ठ ने बाहर की तरफ देखा और फिर कहा, आर्या, क्या हुआ? आर्या ने सीट बेल्ट निकाल दी और कहा, बाहर मत आना। वरिष्ठ ने कहा, पर आर्या। उसके कहते कहते ही आर्या बाहर निकल गई। कार उसने ब्रिज पर रोकी थी। ब्रिज पर तेज ठंडी हवा चल रही थी। आर्या रेलिंग के पास आकर खड़ी हो गई। उसे लग रहा था कि जैसे उसकी टांगों में कोई ताकत ना बची हो। उसने रेलिंग को कस कर पकड़ लिया, पर वो ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह पाई। वो पैरों के बल बैठ गई
और उसने रेलिंग को नीचे से पकड़ लिया। ये देखकर वरिष्ठ ने अपनी सीट बेल्ट निकाल दी और वो भी बाहर जाने लगा। वशिष्ठ ने उसे कंधे से पकड़ लिया। वरिष्ठ ने उसकी तरफ देखा। वशिष्ठ ने कहा, उसने बाहर आने से मना किया है। वरिष्ठ ने कहा, शी नीड्स अस। वशिष्ठ ने सिर हिलाकर कहा, आर्या को यह सहना होगा अकेले। अगर इस टाइम वो हार गई तो आने वाली लड़ाई नहीं लड़ पाएगी। वो उसे लड़ने दो, क्योंकि इस वक्त वो किसी और से नहीं खुद से लड़ रही है। उसे खुद ही जीतना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। वरिष्ठ ने गहरी सांस ली और वो दोनों आर्या की तरफ देखने लगे। आर्या उन ठंडी हवाओं में अकेले बैठी हुई थी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी, उसका सिर भारी हो रहा था। उसने अपने टैटू की तरफ देखा और फिर कहा, नहीं आर्या, तुम कमजोर नहीं पड़ सकती, कभी नहीं। गेट अप, यू कैन डू इट। इतना कहकर वो उठ खड़ी हुई। वो कार के पास पहुंच गई। उसने वरिष्ठ वाली साइड का दरवाजा खोला और फिर कहा, आई कांट ड्राइव राइट नाउ, तुम ड्राइव करो। वरिष्ठ ने सिर हिलाया और बाहर निकल आया। आर्या उसकी सीट पर बैठ गई और उसने सीट बेल्ट पहनकर सिर सीट से टिका दिया और आंखें बंद कर ली। वरिष्ठ ड्राइविंग सीट पर आ गया। उसने सीट बेल्ट पहनकर एक बार आर्या की तरफ देखा और फिर कार को आगे बढ़ा दिया। आर्या और वो दोनों एक पुरानी सी बिल्डिंग के बाहर पहुंच गए। बाहर एसआर सिक्योरिटी के गार्ड्स खड़े थे। तेज तूफान चल रहा था। उन तीनों को देखकर उन गार्ड्स ने सिर हिला दिया। उन तीनों ने हल्का सा सिर झुकाया और आगे बढ़ गए। अंदर गए तो मलिक उन्हें मिल गया। वो लोग तेजी से एलिवेटर की तरफ बढ़े। मलिक ने कहा, आई एम सॉरी आर्या, मुझे पता है कि एलिवेटर का यूज करना खतरनाक है, पर जहां हमें जाना है हम एलिवेटर के जरिए ही जा सकते हैं। आर्या ने कहा, कोई बात नहीं, ये दोनों है ना मेरे साथ, मैं झेल लूंगी। वरिष्ठ और वशिष्ठ मुस्कुरा दिए। आर्या ने चलते चलते कहा, होश कब आया? मलिक ने कहा, बस जब मैंने फोन किया था उससे कुछ देर पहले। आर्या ने कहा, तुम्हें पहचाना उसने? मलिक ने कहा, हाँ पहचान लिया। वरिष्ठ ने कहा, मतलब याददाश्त तो नहीं गई उसकी, सब याद है उसे। वो लोग एलिवेटर में पहुंच गए। वशिष्ठ ने आर्या से कहा, तुम तैयार हो? आर्या ने एक गहरी सांस ली और फिर हाँ में सिर हिला दिया। वशिष्ठ ने बटन दबाया और एलिवेटर का दरवाजा बंद हो गया। आर्या ने आंखें बंद कर ली। वरिष्ठ और वशिष्ठ ने दोनों तरफ से उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। मलिक ने कार्ड निकाला और एक सेंसर पर लगा दिया। एलिवेटर ऊपर के बजाय नीचे की तरफ जाने लगी। आर्या ने उन दोनों के हाथों को और कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद एलिवेटर रुक गई। आर्या को झटका लगा पर उन दोनों ने उसे पकड़ लिया। वरिष्ठ ने कहा, आर यू ओके? आर्या ने सिर हिला दिया। एलिवेटर का दरवाजा खुल गया। वो सब बाहर निकल गए। वो बेसमेंट में पहुंच चुके थे। वहां भी गार्ड मौजूद थे। वो लोग गैलरी में आगे बढ़ गए। एक कमरे के बाहर पहुंचकर वो लोग रुक गए। मलिक ने कहा, वो अंदर है, होश में। आर्या ने दरवाजा खोला तो अंदर वही आदमी था जिसे आर्या ने एलिवेटर में बचाया था। वो एक कुर्सी पर बैठा था और उसके सामने एक टेबल थी। उसने आर्या की तरफ देखा और फिर वो मुस्कुरा दिया। आर्या उसके सामने टेबल के दूसरी तरफ रखी कुर्सी पर बैठ गई। वरिष्ठ और वशिष्ठ उसके पीछे खड़े थे। मलिक दरवाजे के पास खड़ा हो गया। उस आदमी ने उन सब की तरफ देखा और फिर वो हंसने लगा। आर्या चुपचाप उसे देखती रही। उस आदमी ने थोड़ी देर बाद कहा, माफ करना, तुम लोगों ने मुझे हमारे दिन याद दिला दिए। बस राणा साहब भी ऐसे बैठे होते थे, मैं और नायक उनके पीछे ठीक ऐसे ही खड़े होते थे, और मलिक, उसकी जगह तो अब भी नहीं बदली। आर्या ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल सही, सही कहा तुमने, पर तुमने एक इंसान की पोजीशन को गलत बता दिया। उस आदमी ने आर्या की तरफ देखा। आर्या ने दोनों हाथ टेबल पर रखे और अपनी कलाई से अपने ब्लेजर के स्लीव को ऊपर कर दिया। उसका बब्बर शेर का टैटू साफ दिखने लगा। वो आदमी चौंक उठा। उसने हल्के से कहा, भाभी साहब। आर्या ने मुस्कुराकर अपनी गर्दन को थोड़ा सा ऊपर किया और कहा, चलो, तुम्हें अभी भी ये टैटू याद है? उस आदमी ने कहा, सही कह रहे थे वो सब, तुम बिल्कुल सुनंदा भाभी पर गई हो, वही शक्ल, वही अक्ल। आर्या ने कहा, मेरी आदतें भी वही है वजीर, मैं शाबाशी भी उन्हीं के तरीके से देती हूँ और सजा भी। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? वजीर ने उसे घूर कर देखा और फिर उसने वरिष्ठ और वशिष्ठ की तरफ देखा। उसने कहा, तुम नायक के बेटे हो ना दोनों? जब तुम लोग पैदा हुए थे मैंने तुम्हें उठाया था सबसे पहले। तुम्हारी माँ ने मुझे भाई माना था, मामा के पैर नहीं छुओगे? वरिष्ठ ने उसे घूर कर देखा और फिर कहा, आर्या तुम कहो तो दोनों पैर छू ले इसके अच्छे से। आर्या ने वजीर की तरफ देखा और फिर कहा, फिक्र मत करो,
मामा की सेवा करने का पूरा मौका मिलेगा बहुत जल्द। वजीर ने कहा, वैसी सेवा की मुझे बहुत आदत है, चाहो तो आजमा कर देख लो। वशिष्ठ ने कहा, तुम बिल्कुल नहीं बदले ना वजीर, जैसे पापा तुम्हारे बारे में बताते थे तुम अभी भी बिल्कुल वैसे ही हो, कुछ नहीं बदला। वजीर ने आर्या की तरफ देखा और फिर कहा, तुमने मुझे पहचान कैसे लिया? जब हम मिले थे तुम 2 साल की थी। 2 साल के बच्चे को तो ये भी याद नहीं रहता कि माँ कौन है असली। आर्या ने कहा, 2 साल के बच्चे को जब अपनी मौत से मुलाकात याद हो जाए तो फिर तो तुम चीज ही क्या हो वजीर। वजीर ने कहा, यही तो साला समझ में नहीं आता आज तक मुझे, सब मर गए, तुम कैसे बच गई फिर? आर्या ने उसे घूरा और फिर टेबल पर रखे उसके हाथ की मुट्ठी भिज गई। आर्या ने कहा, क्योंकि तुम सबकी मौत मेरे हाथों लिखी थी। अब मेरा सवाल, इतने साल बाद वापस आने की वजह? वजीर ने एकदम से कहा, तुम। आर्या ने उसकी तरफ देखा तो वजीर ने कहा, राणा भाऊ पर हुए हमले और नायक की मौत ने मुझे बाहर आने के लिए मजबूर कर दिया। 22 साल जो भी कुछ हुआ सारा इल्जाम मुझ पर डालकर वो लोग खुलेआम घूमने लगे। मैं बाहर नहीं आ सकता था, पर मुझे लगता था कि तुम तीनों सेफ हो, पर नहीं, उन लोगों ने तुम लोगों को भी नहीं छोड़ा। आर्य ने कहा, तुम हमारे लिए वापस आए हो? सच में? वजीर ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम्हें सच में याद नहीं है ना कि 22 साल पहले तुम जिंदा कैसे बच गई थी? आर्य ने मुस्कुरा कर कहा, अगर मुझे याद नहीं होता तो तुम जिंदा नहीं होते वजीर। वजीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आर्य ने कहा, मुझे सब कुछ जानने से पहले एक बात जाननी है। वजीर ने कहा, मुझे भी सब कुछ बताने से पहले एक बात बतानी है। आर्य ने उसकी तरफ देखा तो वजीर ने कहा, तुम सोच भी नहीं सकती कि ये सब किया किसने है। वो इंसान हर पल तुम्हारी आंखों के सामने था, पर आर्य ने उसे टोकते हुए कहा, हमें पता है कि ये सब किसने किया है, हम जानते हैं कि बॉस कौन है। वजीर चौंक उठा। उसने कहा, फिर भी? आर्य ने कहा, आई साहेब, बाबा साहेब, सबने उसके खिलाफ जाना चाहा पर एक गलती की, उसे बता दिया कि वो उसके बारे में सब जानते हैं। और फिर इतना कहकर आर्य ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, इसीलिए हम चुप बैठे हैं, टाइम आने पर बोलेंगे। वजीर ने ऊपर देखा और फिर कहा, भाभी साहेब, देखा, आपकी बेटी बिल्कुल आपकी कार्बन कॉपी है। इतना कहकर उसने आर्य की तरफ देखा और फिर कहा, पूछो, क्या पूछना है? आर्य ने कहा, कमिश्नर राठौड़ का भाई एसपी विपुल राठौड़, जिसके मर्डर केस में बाबा साहिब जेल गए थे, क्या आई साहिब ने सच में झूठे गवाह और झूठे सबूत पेश किए थे? वजीर ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, हाँ। आर्य चुप हो गई। वजीर ने कहा, पर वो कत्ल तुम्हारे बाबा साहिब ने नहीं किया था, उन्हें उसी आदमी ने फंसाया था जिसने तुम्हारे सारे खानदान को खत्म कर दिया। आर्य ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। पार्टी में अबव सीमा और पूजा की एंगेजमेंट हो गई। उन दोनों ने एक दूसरे को अंगूठियां पहना दी। पूजा अबव सीमा की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। अबव सीमा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। प्रथम और आद्विक उसके पास ही खड़े थे। एकांत और अधिराज नीचे एक साथ खड़े थे। एकांत ने कहा, यह अबव सीमा मुझे कुछ ज्यादा खुश नहीं लगा। अधिराज ने कहा, अब तेरे पापा अगर तुझे अचानक पार्टी में बुलाकर ऐसी लड़की से तेरी सगाई करवा दे जिसे तूने कभी देखा तक ना हो, तो तू क्या करेगा? एकांत ने कहा, पर अबव सीमा के डैड ने ऐसा किया क्यों? अधिराज ने मन ही मन सोचा, टू हर्ट आर्या। फिर उसने कहा, आई डोंट नो डूड, आई रियली डोंट नो। एकांत ने कहा, ये आर्या भी बिना बताए चली गई। अधिराज ने कहा, यू मिस हर? एकांत ने कहा, ऑफ कोर्स आई डू, सबसे पहली और सबसे खास दोस्त है वो मेरी। अधिराज को पता नहीं क्या सूझा। उसने कहा, कल उसके घर चलते हैं उससे मिलने। एकांत ने कहा, पक्का। अधिराज ने कहा, हाँ बिल्कुल, इसी बहाने राणा साहब का हाल भी पूछ लेना। एकांत ने सिर हिलाकर कहा, ओके डन। उधर स्टेज पर पूजा ने अबव सीमा से कुछ कहना चाहा, पर वो दूसरी तरफ मुड़ गया। उसने आद्विक को इशारा किया और वो लोग स्टेज से उतर गए। पूजा ने मन ही मन सोचा, आर्या, पहले भी तुम बीच में आई थी, इस बार नहीं आने दूंगी तुम्हें, तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा मुझे। इतना कहकर उसने डैड की तरफ देखा। अनिकेत पार्टी में सरकार के साथ खड़ा था। वो बार बार फोन की तरफ देख रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने सरकार से कहा, मैं वॉशरूम जा रहा हूं। सरकार ने सिर हिला दिया। अनिकेत तुरंत बाहर आया और उसने वरिष्ठ को फोन लगा दिया। वरिष्ठ, वशिष्ठ और आर्या मलिक के साथ उस बिल्डिंग से बाहर आ रहे थे। आर्या ने कहा,
इस पर नजर रखना, हम इस आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते। मलिक ने कहा, चिंता मत करो, वो यहां से नहीं भाग सकता। तभी वरिष्ठ का फोन बज उठा। उसने फोन देखा तो अनिकेत का फोन था। उसने कहा, दादा का फोन है। इतना कहकर उसने फोन उठाया और स्पीकर पर डाल दिया। वरिष्ठ ने कहा, जी दादा कहिए, आप स्पीकर पर हैं। अनिकेत ने कहा, वजीर से मिले तुम लोग? वशिष्ठ ने कहा, जी दादा, काफी कुछ पता चला है, मिलकर बताते हैं आपको, बात लंबी है। अनिकेत ने कहा, आर्या कहाँ है? आर्या ने कहा, मैं यही हूं दादा। अनिकेत ने कहा, तू ठीक है ना? आर्या ने कहा, मैं ठीक हूं एकदम। इतना कहकर उसने थोड़ी देर चुप रहकर पूछा, पार्टी में क्या चल रहा है? अनिकेत ने कहा, अब सीमा और पूजा की एंगेजमेंट हो गई। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, गुड, अच्छी बात है दादा, हम मिलकर बात करते हैं, अभी घर जा रहे हैं। अनिकेत ने कहा, ठीक है, ख्याल रखना एक दूसरे का। उन लोगों ने ठीक है कहा और फोन काट दिया। अनिकेत ने गहरी सांस ली और वापस हॉल में चला गया। आर्या वगैरह आगे बढ़े कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आर्या ने मलिक को अंदर भेज दिया। वो तीनों कार में बैठ गए। वरिष्ठ ड्राइविंग सीट पर था, आर्या उसकी बगल की सीट पर और वशिष्ठ पीछे। वरिष्ठ ने कार घर की तरफ बढ़ा दी। आर्या बाहर की तरफ देख रही थी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। वरिष्ठ ने एक गहरी सांस ली और फिर म्यूजिक ऑन कर दिया। बीटीएस आर्या का फेवरेट बैंड था। आर्या ने आंखें बंद कर ली। बीटीएस का स्प्रिंग डे कार में बज रहा था।